नमस्कार दोस्तों, चुनाव की बेला है और आज बात करते हैं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की। मथुरा लोकसभा बहुत हॉट है और वीआईपी भी है, क्योंकि पिछले 10 साल से वहाँ सिने अदाकारा और शोले की बसंती एक्ट्रेस हेमा मालिनी 10 साल से बीजेपी की सांसद है और तीसरी बार फिर वो चुनाव मैदान में है। हैट्रिक लगाने का प्रयास लगातार कर रही है। भाजपा को इस सीट पर हैट्रिक चाहिए। तो मथुरा के बारे में जानते हैं, मथुरा में किस तरह का द्वंद्व हो रहा है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर किस तरह की चुनावी महाभारत हो रही है, किस तरह की चौसर बिछी है और किस तरह की जंग वहाँ पर हो रही है, कौन क्या कर रहा है, किसके मतों में सेंधमारी करने की कोशिश हो रही है। और आप यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 1979 में एक हिंदी फिल्म आई थी, बड़ी सुपर हिट हुई थी, विनोद खन्ना और हेमा मालिनी की। तो उसमें हेमा मालिनी ने मीरा का किरदार निभाया था। तो मीरा की 2 राजपूत कुलों को जोड़ने के लिए राजा भोजराज से शादी हुई थी, लेकिन जब राजा भोजराज को पता चला कि मीरा भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी फैन है, इतनी बड़ी भक्त है कि उसको सांसारिक जीवन से कोई मोह ही नहीं है, तो तब उनके पूरे जीवन का एक दर्शन बदल गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्मी दुनिया की मीरा एक बार फिर भगवान कृष्ण की शरण में है, कृष्ण जन्मभूमि में है, तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ मथुरा का स्वभाव कैसा है, राजनीतिक भौगोलिक इतिहास क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। मथुरा लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। मथुरा, मांड, छाता, गोवर्धन और बलदेव। तो 5 विधानसभा इसी जिले की हैं, इसी जिले में स्थित हैं और ये मथुरा लोकसभा के अधीन है। यानी इन 5 विधानसभाओं को मिला करके एक लोकसभा बनती है मथुरा। और मथुरा का ये तो हो गया भौगोलिक क्षेत्रफल, राजनीतिक क्षेत्रफल, और इसके अलावा मथुरा की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहाँ 2004 से पहले लगातार चौधरी तेजवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतते रहे। 2004 में भाजपा के कुंवर मानवेंद्र सिंह जीते, लेकिन इसी दौरान वहाँ लोकदल के भी रामेश्वर सिंह चुनाव वहाँ पर लड़े थे। तो रामेश्वर चौधरी बाबूलाल के पुत्र हैं, तो वो लोकदल के टिकट पर लड़े और 18-20 हज़ार मतों के बहुत मामूली अंतर से लोकसभा का चुनाव हार गए। तब लोकदल कांग्रेस का गठबंधन था। 2009 में लोकदल और भाजपा का गठबंधन हुआ, तो ये सीट लोकदल के खाते में गई और वहाँ से जयंत चौधरी चुनाव जीत गए लोकदल के सिंबल पर, भाजपा के सपोर्ट से। उसके बाद और उस चुनाव में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हेमा मालिनी जयंत का चुनाव प्रचार करने और वोट मांगने पहुंची थी। और 2014 का जब चुनाव आया तो गठबंधन टूट चुका था और गठबंधन टूटने के बाद हेमा मालिनी खुद 2014 में लोकसभा की प्रत्याशी बन गई थी भारतीय जनता पार्टी से, और उन्होंने फिर जयंत को हराया। और अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। जयंत उन्हीं हेमा मालिनी के लिए वोट मांगने आज मथुरा में दर बदर घूम रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जिन्होंने जयंत को 2014 में हरा दिया था। तो ये कुल मिलाकर कहानी है। अगर इस मथुरा सीट का इतिहास देखते हैं पिछले 25-30 सालों का, तो सर्वाधिक कब्जा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अभी भी 10 साल से वहाँ हेमा मालिनी सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, और अब फिर हैट्रिक के लिए वो चुनाव लड़ रही है। तो ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है पिछले 20-25 सालों की कि मैक्सिमम अधिकतर बार इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। मथुरा की सीट पर हम मोटे तौर पर एक जातीय समीकरण समझने की कोशिश करते हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जाट मतों वाली सीट है और इस पर तकरीबन 4.5 से 5 लाख के बीच में जाट मतदाता हैं। मथुरा में दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक मतदाता जिस बिरादरी के हैं वो ब्राह्मण हैं। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी जातियां हैं, कायस्थ भी हैं, राजपूत हैं, और इसके अलावा गडरिया, ये जो धनगर होते हैं, पाल, गडरिया, ये सब लोग हैं, और 1.25 लाख के आसपास इस सीट पर मुस्लिम हैं। तो ये कुल मिलाकर इस सीट का मोटे तौर पर एक जातीय गणित बैठता है और जो प्रत्याशी जिस भी पार्टी ने उतारे हैं वो इस जातीय गणित के हिसाब से इसको मद्देनजर रखते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। कुल मिलाकर चूंकि धर्मेंद्र ही मैन हैं और उनका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में भी अच्छी खासी उनकी फिल्में देखी जाती रही हैं। धर्मेंद्र भी बाईकास्ट जाट हैं और फिल्म अभिनेता की बात कर रहा हूँ, उनकी पत्नी हेमा मालिनी है। तो यहाँ के जाटों ने उनको धर्मेंद्र की पत्नी के रूप में एक तरह से स्वीकार कर लिया है और वो इसी तरह से वोट करते हैं जैसे मतलब उन्हीं की बिरादरी का कोई प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिया गया हो। तो ये हालांकि एक हमारे देश का सामाजिक ताना बाना है कि किस तरह से लोग अपनी जाति में, अपने धर्म में किस तरह से दूसरे धर्म और जाति से आए हुए लोगों को किन कारणों से एक्सेप्ट करते हैं।
प्रत्याशियों की बात करते हैं और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी तीसरी बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है और भाजपा इस सीट पर हैट्रिक लगाना चाहती है। और पिछले 10 साल से हेमा मालिनी एमपी है और इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन भी है। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन में ये सीट, मथुरा सीट, भाजपा के हिस्से में आई है और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन से खुद हेमा मालिनी ने कहा कि उनको राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से 2 गुनी 3 गुनी ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ताकत मिल गई है और इस बार जीत का मार्जिन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर भाजपा के परंपरागत वोटर और बहुसंख्यक जाट मतदाता और जो दूसरे जो इनके परंपरागत वोटर है उसके बल पर हेमा मालिनी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है और दावा भी कर रही है। पिछले दिनों अमित शाह ने वहां पर रैली की। अमित शाह की रैली में जयंत भी खूब गरजे और उन्होंने ये भी कहा कि 2009 में इन्होंने मेरे लिए चुनाव प्रचार किया था, हो सकता, और ये अलग बात है 2014 में हम आमने सामने टकरा गए, लेकिन आज 2024 के लिए वोट मांगने आया हूं, इनको आप जितवाइए। हेमा मालिनी की जीत का समीकरण सीधे तौर पर अगर हम देखते हैं बिना गुणा भाग किए तो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाता है। बहुसंख्यक जाट वोटर, ब्राह्मण और इसके अलावा चूंकि ब्राह्मण बहुसंख्यक हैं और ब्राह्मण वहाँ कोई प्रत्याशी भी नहीं है किसी राष्ट्रीय या बड़ी दल से, तो ब्राह्मण हो जाते हैं, कायस्थ हो जाते हैं, ये सब बीजेपी का परंपरागत वोटर है। बहुत आसानी से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत लेगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस और बसपा ने जिस तरह का प्रत्याशी चयन किया है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए मुश्किलें खड़ा करने वाला है। फिर भी हेमा मालिनी, आप शोले की बसंती के रूप में उनको देखते हैं, वीरू और बसंती की जोड़ी और ये तमाम चीज़ें। पिछली बार धर्मेंद्र भी आए थे तो धर्मेंद्र ने यहाँ प्रचार किया था बसंती के लिए कि आप बसंती के लिए वोट करिए। इस बार चूंकि उम्र दराज ही मैन धर्मेंद्र इस चुनाव में चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं, लेकिन हेमा मालिनी की बेटियाँ तो अपनी माँ का प्रचार करने यहाँ पर जरूर पहुँची और उन्होंने अपनी माँ के लिए वोट मांगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और हेमा मालिनी दोनों ही इस लोकसभा सीट पर हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं और पूरी तैयारी उनकी है लोकदल के समर्थन से, जिससे उन्हें और मजबूती मिल रही है। अब बात करते हैं सपा कांग्रेस गठबंधन की। ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं मुकेश धनगर, तो उन्होंने कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। आपको याद होगा पहले कांग्रेस ने यहाँ बॉक्सिंग चैंपियन विजेंद्र सिंह को उतारा था, वो जाट समुदाय से आते थे तो उनको उतारा था, लेकिन वो उनकी घोषणा होने के 2 दिन बाद ही भाजपा में शामिल हो गए। अब कुल मिलाकर बात यह है कि मुकेश धनगर वहाँ अच्छे खासे नेताओं में गिने जाते हैं, धनगर समाज से आते हैं। धनगर समाज का मतलब है पाल, गडरिया और ये सारे जो बिरादरियाँ होती हैं इनको धनगर समाज कहा जाता है। पाल, गडरिया ये सब मिला करके, और इस सीट पर 1 लाख सवा लाख के आसपास वोटर धनगर समाज के हैं। तो अब कुल मिलाकर धनगर प्रदेश महासचिव भी हैं और धनगर लगातार अपनी बिरादरी को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने का एक आंदोलन, एक लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। अपने समाज में उनकी मजबूत पकड़ है और 1 सवा लाख मुस्लिम, 1 सवा लाख धनगर समाज, तो इस तकरीबन 2.25 लाख के बीच जो मतदाता बैठते हैं इसको आधार बनाकर धनगर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी सपा का समर्थन है और एक आधार वोट बैंक भी है। 19.5 लाख मतों वाली इस सीट पर एक बहुत ही रोमांचकारी और एक ही बहुत रोमांचक मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है। कांग्रेस ने भी यहाँ पर पूरी अपनी ताकत लगा दी है। कांग्रेस हर हालत में यहाँ खाता खोलना चाहती है और कांग्रेस चाहती है कि मथुरा जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस इससे लगी हुई फतेहपुर सीकरी सीट भी बहुत अच्छे से लड़ रही है। और अब कुल जमा राजनीति का एक योग ये बैठता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच एक बहुत ही जबरदस्त जंग यहाँ पर छिड़ी हुई है। और अब देखना यह है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अपने उस आधार वोट के सहारे कितने आगे बढ़ता है और कैसे भाजपा की हैट्रिक लगाने से रोकता है। अब बात आती है बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह की। सुरेश सिंह कम्युनिटी से जाट हैं और बसपा ने यहाँ भी प्रत्याशी चयन के लिए वही फार्मूला अपनाया जो कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़ इन सीटों पर अपनाया है। यानी बसपा ने यहाँ पर प्रत्याशी चयन करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखा कि जो बड़ा बहुसंख्यक समाज है जो भाजपा की तरफ एकजुट होकर जाता रहा है या जा रहा है, तो उसी समुदाय से उन्होंने प्रत्याशी चयन किया है ताकि भाजपा के बढ़ते हुए जीत के रथ को रोका जाए। उनकी तरफ जो उनका परंपरागत या इस चुनाव में लोकदल की वजह से जो जाट एकमुश्त होकर भाजपा को बढ़ रहे हैं उन्हीं में प्रत्याशी बनाया जाए ताकि भाजपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने से रोका जा सके। सुरेश सिंह जाट हैं और सुरेश सिंह
एक उनकी पृष्ठभूमि भी स्वयंसेवक संघ की है। डीपली वो आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं। सालों से सुरेश सिंह आरएसएस के साथ काम कर रहे थे। वो बीजेपी से टिकट चाहते थे, टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली और बसपा ने उनको टिकट दे दिया। अब सुरेश सिंह जाट होने के नाते भाजपा रालोद के गठबंधन प्रत्याशी के लिए जो जाट वोटर एकमुश्त होकर जाता हुआ दिख रहा है, होने की संभावना है, उसमें सेंधमारी करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। कितनी सेंधमारी वो जाट होने के नाते कर पाएंगे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बसपा ने यहाँ भी वही चाल चली जो पश्चिमी यूपी की दूसरी 10 सीटों पर चली है, ताकि भाजपा को रोका जा सके और खुद मायावती पर जो भाजपा की बी टीम होने का ठप्पा लगा हुआ है उसको दूर किया जा सके। तो ये एक पूरी कोशिश मायावती ने करने की कोशिश की है, एक पूरा प्रयास करने का एक तरकीब और एक ट्रिक जो है उन्होंने पॉलिटिकल ट्रिक जो है अपनाई है, ताकि भाजपा की जीत को रोकने का काम हो सके, वो जीते या ना जीते। हालांकि यहाँ जाट और दलित अगर दोनों मिल जाते हैं तो सीट आसानी से जीती जा सकती है, लेकिन भाजपा का वोट और रालोद का समर्थन, तो यहाँ पर ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है। और सुरेश सिंह बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल नाम भी नहीं है, भले ही वो स्वयंसेवक संघ से बरसों से जुड़े रहे हों, लेकिन वो इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। अब देखना ये है कि ये जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जो ये चुनावी महाभारत हो रही है, तो इसमें कौन, जो शतरंज की विषाद विजय जो 64 बीत चुकी है चुनाव की, इसमें कौन किसको सहमत, ये जो सहमत का खेल चला, कौन किसको पराजित करेगा, कौन जीत दर्ज करेगा, और इस सहमत के खेल में किसकी तरकीब काम आएगी, किसका राजनीतिक फार्मूला सफल होगा। आज के विषय में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। लेकिन जो नहीं कहते जरूर करते हैं। ऐसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर मोदी जी की गारंटी में शामिल हो गया है। ये भी अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी बहुत कुछ आपको देखते हैं, भारत को देखा अभी आगे और चल रहा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में, और कितना खुशहाली का जीवन आप सबको मिलने वाला है, आप सब देखेंगे। आप सबको बस मोदी जी की गारंटी पर मुद्दा अपना मुहर लगाना है। विकसित मथुरा के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, विकसित भारत के लिए